तो अलकायदा का मिशन कश्मीर है। आईबी ने अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी विदेश नीति जिसमें दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया गया, लेकिन सख्त संदेश देने की भी कोशिश की। क्या इन तमाम चीजों से ये आतंकी मंसूबों को रोक पाने के लिए काफी है? खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आबिद रसूल खान साहब हैं, श्रीकांत शर्मा जी हैं बीजेपी से, और रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब भी लगातार बने हुए हैं। श्रीकांत जी, आप कुछ कह रहे थे, मैं चाहूंगी हम चर्चा को वहीं आगे बढ़ाएं। मैं कह रहा था कि इस तरह के आतंकवाद को 370 से जोड़ना एकदम, मैं मानता हूं, इसको मैं कंडेम करता हूं, क्योंकि जिस तरह से अलकायदा की गतिविधियां अफगानिस्तान में चल रही हैं, पाकिस्तान में चल रहा है, इराक में आपने देखा किस तरह के वहां के सेना के लोगों को आतंकवादियों ने भून दिया। वहां कौन सी 370 धारा है? चलिए, तो कम से कम हम सबको मिलकर आतंकवाद के साथ इस तरह को नहीं जोड़ना चाहिए। ये देश के हित में नहीं है। आबिद जी, देखिए, श्रीकांत जी को मैं बताना चाह रहा हूं कि पहले तो मैं आतंकवाद से 370 को नहीं जोड़ा हूं। मैं ये बताना चाह रहा था कि जहां पे भी हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, वहां के लोगों का साथ हमको चाहिए और हमारी सेना को चाहिए, और इसी तरीके से हम लड़ाई संपूर्ण कर सकते हैं, लड़ाई को हम कामयाब कर सकते हैं। तो ऐसे हालात में जब डिस्टर्ब्ड एरिया है, जब वहां पे गड़बड़ चल रही है, तो ये जो इशू रेस किए हैं, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। इसको कुछ सोच समझ के डिबेट के बाद रेस करना चाहिए था। ये मेरा सही वक्त नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आतंकवाद जो हम देख रहे हैं, इसको तो हम पूरी तरीके से कंडेम कर रहे हैं। इसके पूरी तरीके से हम कंडेम कर रहे हैं। हमको इसके साथ ही जो आतंकवाद हम हमारे देश के बॉर्डर्स में जो एरियाज में देख रहे हैं, चाहे बोडोलैंड हो, चाहे आसाम में उल्फा का हो, इसको भी उसी शब्दों से हम कंडेम करना चाहिए और हमारे सेना का हम साथ देना चाहिए इस तरीके के आतंकवाद को खत्म करने के लिए, और हुकूमत भी इसके लिए तैयार होना चाहिए। आपको क्या लगता है, मोदी जी की हुकूमत और उनकी विदेश नीति तैयार है क्या? तैयार है हुकूमत एकदम तैयार है। जिस तरीके से हमारी सीमा पर हमारे सेना के जवान का अलर्ट आया है, राजनाथ सिंह जी को बात करके आईबी ने तमाम ब्रीफ दिया है, किस तरह की तैयारियां की हैं? कुछ साझा करना चाहेंगे? मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि जिस मुस्तैदी के साथ हमारे सेना के जवान सीमा पर प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं, सरकार उतनी ही मुस्तैदी से यहाँ काम करेगी। और आतंकवाद के साथ हमने कहा है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, इस पॉलिसी पर हमारी सरकार काम कर रही है। जो भी उचित कदम उठाने होंगे वो उठाएंगे और सबके सहयोग के साथ उठाएंगे, क्योंकि आतंकवाद देश का दुश्मन है, किसी जाति या किसी मजहब का नहीं है। क्योंकि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है। जिस तरह से अगर देखा जाए, जिस तरह से देखिए, मेरी साफ नसीहत होगी पाकिस्तान की फौज और आईएसआई को कि वो नई दिल्ली के मूड को मिसजज ना करें। भारत की जनता ने बहुत साफ बहुमत दिया है कि हम आतंकवाद से तंग आ चुके हैं और हमें स्ट्रॉन्ग रिस्पांस चाहिए। लेकिन बख्शी साहब, सीज़फायर उस मूड के बाद भी नहीं रुका। फौज और उनके, लेकिन बख्शी साहब यहाँ पर आते हैं, सारी डिप्लोमेसी करते हैं। जी। देखिए साहब, देखिए मेरी बात सुनिए। ये बचकानी बात नहीं है कि आप उठ के लड़ाई चल देंगे सीधा, कुछ तैयारी की जाती है, कुछ ये सब होता है। तो ये उतावलापन दिखाने की जरूरत नहीं है। इसमें बड़ा संभल के काम, संयम से काम लेना। और मैं बड़े धीरे से आवाज में कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को सोच समझकर इस तरह का बेवजह से कोई छेड़खानी अगर वो करते हैं तो शायद उनको कीमत भारी पड़ जाए आने वाले दिनों में। इसके लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए और वो लोग भी इस चीज को जानते हैं। जी चलिए, इस बीच हम आपको बता दें कि अलकायदा सिर्फ भारत के लिए मुसीबत नहीं बन रहा है, बल्कि इराक और सीरिया जैसे देशों के नाक में भी दम किए हुए है। इराक और सीरिया में विद्रोहियों का समर्थन कर अलकायदा वहां के हालात को अशांत और अस्थिर बनाए हुए है। खाड़ी युद्ध के बाद इराक अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा है। विद्रोही संगठन ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ने इराक में नरसंहार मचा रखा है। इस संगठन ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर 1700 इराकी सैनिकों की बर्बरतापूर्ण हत्या करने का दावा किया है। अलकायदा से प्रभावित इस आतंकी गुट ने इराकी सरकार और शियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। पूरे इराक में गृह युद्ध जैसे हालात बना दिए हैं। आतंकियों ने पिछले 8 दिन से इराक के 5 शहरों पर कब्जा कर लिया है। एक के बाद एक शहरों पर आतंकी कब्जा करते जा रहे हैं। आतंकी गुट ISIS ने हाल ही में इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसूल पर कब्जा किया। यहाँ के सेंट्रल बैंक पर कब्जा कर आतंकियों ने 2507 करोड़ रुपए भी हथिया लिए। खबर है कि आतंकी धीरे धीरे बगदाद की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं ISIS पर सरकार की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। हालांकि सेना ने कुछ जगह से आतंकियों को खदेड़ने का भी दावा किया है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही
अगर कुछ नहीं किया गया तो देश टुकड़ों में बंट जाएगा और इराक पर आतंक का राज पूरी तरह से कायम हो जाएगा। सैकड़ों साल में ये पीस बनी थी, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वहाँ के शिया, सुन्नी और कुर्दिश लोगों में चल रहा था, सब मिलके साथ रह रहे थे। तो एक बार अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर बहुत समय लगता है। अब इराक और सीरिया में सक्रिय ISIS एक सुन्नी आतंकी संगठन है। सीरिया और इराक में इसे अल-कायदा का ही संगठन माना जाता है। इस संगठन में ज्यादातर लोग पहले अल-कायदा के सदस्य रह चुके हैं। ISIS प्रमुख अबू बकर भी पहले अल-कायदा से जुड़ा रहा है। ये आतंकी संगठन शिया बहुल इराक में सुन्नी शासन और इस्लामिक राज्य की स्थापना करना चाहता है। बताया जा रहा है कि जहां जहां ISIS ने कब्जा किया है वहां वहां वो शरिया कानून लागू करता जा रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसे हालात में इराक के प्रधानमंत्री नूरी मलिकी क्या कर रहे हैं। देश के हालात को देखते हुए वो दुनिया से मदद की गुहार कर रहे हैं। ईरान इस संकट की घड़ी में इराक के साथ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मलिकी की बात करें तो उनके हाथ में फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी पावर भी अब उनके पास नहीं रह गई है। खबर है कि अमेरिका आतंकियों से निपटने के लिए हवाई हमले की तैयारी में है, जिसके लिए अपना एक युद्धपोत समंदर में उतार भी दिया है। खबर है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई को ईरान ने भी अपना समर्थन दिया है। टीम न्यूज नेशन। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब, आप खुद सेना में रह चुके हैं, बखूबी जानते हैं जिस तरह से नाटो सेनाओं की वापसी हो रही है अफगानिस्तान से, तो एक वैक्यूम वहां क्रिएट हो रहा है, फिर इस्लाम के नाम पर जिहाद की अपील। इन तमाम चीजों को लेते हुए सरकार को क्या कुछ कदम कूटनीतिक स्तर पर उठाने चाहिए और सामरिक दृष्टि से क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? देखिए, सामरिक दृष्टि से आपको जो है मध्य पूर्व एशिया की ओर ज्यादा तवज्जो देनी होगी। देखिए, अभी जो इराक के अंदर जो भी सुन्नी क्षेत्र है, तेल वहीं पे है, और अगर इराक में वो तेल की सप्लाई डिसरप्ट हुई तो ये तेल की कीमतें ऊपर बढ़ेंगी, हमारी इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ऑलरेडी तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर हो चुकी है। ये थोड़ी और ऊपर गई तो आपकी इकोनॉमी के ऊपर जो ऑलरेडी जो चरमरा रही है, जिसको काफी नुकसान हुआ है पिछले 2-3 सालों में, उस पर असर पड़ेगा। आपके कितने लाखों लोग हैं जो मध्य पूर्व एशिया में काम कर रहे हैं, वहां से रिमिटेंस भेजते हैं, डॉलर वापस भेजते हैं, वो आपको अभी तकरीबन इस तरह की हालत रही तो इराक से विड्रॉ करने पड़ेंगे। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इराक के साथ भी अपने संबंध जो कि अमेरिका के दबाव में हमको कम करने पड़े थे, उन पे ज्यादा तवज्जो दें। उनको फिर से हमको जो है उनको जिलाना होगा, क्योंकि ये बड़ा भारी फॉल्ट लाइन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है। आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं ले सकते हैं और फॉल्ट लाइन के ऊपर जी कहीं ना कहीं फूक फूक कर कदम रखने होंगे पाकिस्तान के साथ, कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए सुलझाने होंगे रास्ते, तो कहीं ना कहीं वहां पर सैन्य सुरक्षा भी बिल्कुल कड़ी रखनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान पर विश्वास इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है और पूरे दक्षिण एशिया में जिस तरह का माहौल है उस पर भी नजर बनाए रखनी होगी। बख्शी साहब आपका और श्रीकांत जी आपका और आबिद रसूल खान साहब आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही।